हिमालय, इसको केवल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला समझने की गलती तो कोई भी नहीं करेगा। हजारों साल की रहस्यमयी कहानियां बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई हैं। अचानक किसी ग्लेशियर के पिघलने पर कोई रहस्यमयी पुराना मंदिर सामने आ जाता है और कभी किसी पहाड़ के टूटने पर सदियों पुराना रास्ता मिल जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि हिमालय ने एक ऐसा राज भी दफन करके रखा है जिसको देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। जरा सोचिए, आप 16,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, आपके चारों तरफ बर्फ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, दूर दूर तक इंसान का कोई निशान नहीं है। फिर अचानक बर्फ पिघलती है और आपको पानी के नीचे से दिखने लगती है इंसान की खोपड़ी, फिर दूसरी खोपड़ी, फिर तीसरी खोपड़ी, और फिर अचानक खोपड़ियों का अंबार आ जाता है। फिर अचानक आपको एहसास होता है कि आप किसी ट्रैकिंग रूट पे नहीं हैं, आप सैकड़ों इंसानों के शवों के बीच खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये भारत की सबसे मिस्ट्रियस आर्कियोलॉजिकल लेक्स में से एक है और इस झील का नाम है रूपकुंड झील। आज मॉडर्न दुनिया इस झील को कंकाली झील नाम से जानती है, यानी कि स्केलेटन लेक। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मिस्ट्री दुनिया के सामने आई कैसे, और इसका जवाब हमें ले चलता है साल 1942 के अंदर। उस वक्त पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी। जापान बर्मा तक पहुंच चुका था और ब्रिटिश इंडिया को डर था कि कहीं जापानीज फोर्स हिमालय के मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल करके भारत में घुसने की कोशिश ना करे। इसी दौरान उत्तराखंड के चमेली रेस्तरां में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर हरि कृष्ण माधवाल रूटीन पेट्रोल पर निकलते हैं। गर्मियों में बर्फ पिघल रही थी और रूपकुंड का पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था। तभी उनकी नजर इस झील के ऊपर पड़ती है। पहले एक खोपड़ी नजर आती है, फिर कई सारी हड्डियां नजर आती हैं और फिर और खोपड़ियां भी नजर आती हैं और कुछ ही देर में साफ हो जाता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों के अवशेष मौजूद हैं। ये डिस्कवरी इतनी असामान्य थी कि तुरंत इसकी सूचना ब्रिटिश अथॉरिटीज को दी गई। उस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स का सीधा शक जापानीज सोल्जर्स के ऊपर गया, क्योंकि उस समय की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए इस थ्योरी पर यकीन करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये जो थ्योरी है वो कमजोर पड़ने लगी। न मॉडर्न मिलिट्री यूनिफॉर्म्स मिली, न राइफल मिली, न एम्यूलेशन, न कोई और हथियार और न ही किसी और तरह का सामान मिला जो कि वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हो। रिसर्च करने वालों को पुराने लेदर के फुटवेयर्स, बैम्बू की स्टिक्स और कुछ पर्सनल ऑर्नामेंट्स मिले और ये देख करके एक्सपर्ट्स ने राय बनाई कि ये जो अवशेष हैं वो सदियों पुराने हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मॉडर्न हो। और यहीं से देखते ही देखते मिलिट्री की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रास्ता बदल गया। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात थी वो कुछ और थी। ब्रिटिश लोग इस जगह को पहली बार देख रहे थे, लेकिन हिमालय के जो लोकल लोग थे वो इस जगह को पहले से जानते थे। ये नंदा देवी राज जट यात्रा के रूट के पास पड़ती है और इसके बारे में सदियों से लोक कथाएं सुनी जाती रही हैं। एक कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा जसदावल अपनी गर्भवती रानी और बड़े जत्थे के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। लेकिन लोगों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण देवी नंदा क्रोधित हो गई और फिर आसमान से बड़े बड़े गोले बरसे और जिसके चलते पूरा जत्था वहीं समाप्त हो गया। लेकिन इस कहानी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक लोक कथा की तरह से है, यानी कि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था। लेकिन इस कहानी ने वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी को जरूर बढ़ाया। क्या सच में इस कहानी के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ था? सवाल तो बहुत सारे थे। ये लोग कौन थे, यहाँ क्यों आए थे और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं थे। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, लेकिन जितनी रिसर्च बढ़ती गई उतनी ही रूपकुंड की मिस्ट्री और गहरी होती चली गई। और फिर साइंस ने फैसला लिया कि सिर्फ हड्डियों को देखकर रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे, इन हड्डियों के अंदर जो वक्त छुपा है उस वक्त को पढ़ा जाएगा। वैज्ञानिकों ने जब रूपकुंड से मिले कंकालों का फोरेंसिक एग्जामिनेशन शुरू किया तो एक गहरी बात सामने आई। कई खोपड़ियों के ऊपर गोल और गहरे इंपैक्ट फ्रैक्चर्स मिले। ये घाव तलवार के नहीं थे, ना ही तीर और भाले के। और इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स ने सोचा, क्या ये इतने बड़े फ्रैक्चर्स किसी हेलस्टॉर्म के कारण हुए होंगे? वैज्ञानिक किसी भी तरह गुत्थी को सुलझाना चाहते थे। ये बस एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस बना रहे थे, कोई एविडेंस नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर ये हेलस्टॉर्म भी था तो आखिर ये लोग कौन थे और आखिर इनकी मौत हुई कैसे? और इन दोनों सवालों का जवाब कंकालों की उम्र पता लगाए बिना मिलना मुश्किल था। और फिर वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। इस तकनीक को आमतौर पर कार्बन 14 डेटिंग के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपने पहले भी इसका नाम कई बार सुना होगा। हर जीवित प्राणी के शरीर में कार्बन 14 होता है। मौत के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को नापकर अंदाजा लगाते हैं कि किसी इंसान की मौत कितने समय पहले हुई होगी। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को उन कंकालों के ऊपर भी लगा करके देखा और पहली नजर में
एक चीज साफ हो गई कि जितने भी कंकाल थे ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के नहीं थे। लेकिन इन कंकालों की एग्जैक्ट एज के बारे में अभी भी नहीं कहा जा सकता था। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इन हड्डियों के डीएनए को स्टडी किया जाए। और इस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये स्टेप रूपकुंड की सारी कहानी को बदल करके रख देगा। रिसर्चर्स तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो डीएनए को स्टडी करेंगे तो ये उनकी पुरानी थ्योरीज को और ज्यादा मजबूत करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 2019 में जब एक इंटरनेशनल रिसर्चर टीम ने रूपकुंड के कंकालों को जेनेटिकली एनालिसिस किया तो एक नई कहानी सामने आई और पिछले लगभग 70 साल से जिस कहानी पर पूरी दुनिया यकीन कर रही थी वो पूरी तरह बदल गई। यहाँ तक कि रूपकुंड की मिस्ट्री एक आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली जेनेटिक मिस्ट्रीज में से एक बन गई। वैज्ञानिकों ने जब कार्बन डेटिंग तकनीक का सहारा लिया तो वहां से पता चला था कि लगभग 8वीं से 10वीं सदी के बीच के समय के ये कंकाल हो सकते हैं। लेकिन इसी झील के अंदर एक दूसरे ग्रुप के कंकाल भी मिले थे जो लगभग 1800 साल पुराने थे। अब सवाल ये था कि एक ही झील में 1000 साल के गैप से अलग अलग ग्रुप कैसे मिले। जो पहला ग्रुप था वो साउथ एशियन एंसेस्ट्री का था और ये बात ज्यादा किसी को हैरान नहीं करती क्योंकि रूपकुंड भारत में ही है। लेकिन दूसरा ग्रुप वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। उनका जेनेटिक प्रोफाइल ईस्टर्न मेडिटेरियन पॉपुलेशन से मैच करता था, यानी कि आज के समय जहाँ ग्रीस बसा हुआ है वहां से मिलते जुलते लोग। एक पल के लिए सोच करके देखिए कि हिमालय की 16,500 फीट ऊंचाई और वहां इस तरह के अलग अलग लोगों के कंकाल। किसी भी शोधकर्ता या वैज्ञानिक ने नहीं सोचा था कि डीएनए रिपोर्ट्स आएंगी तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और यही कारण था जब ये डिस्कवरी आई तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी। लेकिन रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुई थी। साइंटिस्ट ने स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस भी किया। ये टेक्निक बताती है कि किसी आदमी ने अपने जीवन में किस तरह का खाना खाया और किस तरह के एनवायरनमेंट में जिंदगी गुजारी। और ये खोज डीएनए रिपोर्ट्स को वेरीफाई करती थी, यानी कि वाकई में ये दो अलग पॉपुलेशन थी जो कि हजारों किलोमीटर दूर थी आपस में। अब मिस्ट्री और ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि आखिर ये लोग जो अलग अलग ओरिजिन से बिलोंग करते हैं आखिर एक जगह आए कैसे होंगे। यूं तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे सटीक थ्योरी अगर डीएनए थ्योरी को माने और इस पर अगर और बात करें तो पता चलता है कि 23 कंकाल भारतीय मूल के लोगों के थे जो लगभग 800 ईस्वी के आसपास मरे। इनके सर पर फ्रैक्चर के निशान थे जो क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे, जो कि भयंकर ओलों के मार की पुष्टि करते हैं। हो सकता है ये तीर्थयात्री रहे। लेकिन अगर कंकालों के दूसरे ग्रुप की बात करें तो 14 कंकाल पूर्वी भूमध्य सागर यानी कि विशेषकर ग्रीस और क्रीट द्वीप के लोगों के थे। ये लोग आज से सिर्फ 200 साल पहले वहां मरे। और न केवल ये दो ही ग्रुप मिले, एक ग्रुप और भी मिला, यानी एक कंकाल इन दोनों तरह के कंकालों से भी अलग था और उसका डीएनए दक्षिणी पूर्वी एशिया से मैच हुआ। 2019 के अंदर जब ये डीएनए की थ्योरी आई उससे पहले कई सारी थ्योरीज और भी थी, जैसे कि एक महामारी की भी थ्योरी है। माना गया कि ये लोग किसी स्थानीय कबीले से संबंध रखते थे जो कि भयानक महामारी जैसे फ्लैग वगैरह की चपेट में आ गए थे और संक्रमण पूरी तरह से बस्ती में न फैले इसके लिए पहाड़ों की तरफ चले गए और वहां इस बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई। लेकिन इस थ्योरी के अंदर दिक्कत ये है कि जब डीएनए की जांच करी गई थी तो किसी भी तरह की प्राचीन घातक बैक्टीरियल पैथोजन के सबूत नहीं मिले। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 1841 के अंदर डोगरा जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिक तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए और बर्फबारी के कारण उस झील के पास फंस गए और ठंड की वजह से उन लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस थ्योरी में भी एक दिक्कत है, झील के पास तलवार, ढाल, बंदूकें या युद्ध से संबंधित किसी भी तरह का सामान नहीं मिला। और उत्तराखंड की अगर लोक कथाओं की बात करें तो कन्नौज के राजा जसधवल का जिक्र आता है। वो अपनी गर्भवती पत्नी, नर्तकियों और नौकरों के साथ नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे, लेकिन पहाड़ों के अंदर नाच गाना और ऐशो आराम करके मां नंदा देवी के नियमों का अपमान कर दिया और जिसके कारण एक भयंकर बर्फीला तूफान आया, ओले बरसाए गए और जिससे पूरी टोली वहीं खत्म हो गई। देखिए विज्ञान ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि 1200 साल पहले जो तीर्थयात्री थे वो भयंकर ओलावृष्टि से मरे, लेकिन सवाल यह है कि 200 साल पहले ग्रीस और क्रीट से आए हुए लोग 16,500 फीट की ऊंचाई पर इस ट्रैक पर क्या करने गए थे। क्या वो रास्ता भूल गए थे या फिर वो किसी सीक्रेट मिशन पर थे। ये रहस्य आज भी उस बर्फ के नीचे दफन है। अब इन सभी थ्योरीज में से आप सबसे ज्यादा किस थ्योरी में विश्वास रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने खुद कभी इस झील को देखा है, ये भी लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।